शहर आज भी कुछ कुछ वैसा ही दिखता है। मैंने खुद से कहते हुए अपना सामान ऑटो में रख दिया। आज मैं पूरे 9 साल बाद लखनऊ आया था, अपनी पुश्तैनी ज़मीन के सिलसिले में। मैं इसी शहर में पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा और यहीं मेरी ज़िंदगी में आई मेरी बेगम फ़िरोज़ा। उसके इंतकाल के बाद ये शहर मुझे रह रह के उसकी याद दिलाता रहा। इस शहर की शामें जो कभी खूबसूरत लगा करती थी, वो अब बस फ़िरोज़ा की एक और याद बनकर रह गई थी। ऐसी यादें जो खूबसूरत तो अभी भी थीं, पर मेरे लिए ज़िंदगी और मौत के बीच की दूरी कम कर रही थी। रिश्तेदार भी पीछे पड़े थे कि मैं अपना घर दोबारा बसा लूं, पर मेरे अंदर अब ना हिम्मत थी और ना ही चाहत दोबारा शादी करने की। इसलिए तंग आकर मैंने ये शहर ही छोड़ दिया। अब बस से आखिरी काम था यहाँ, फिर इस शहर से मेरे सारे रिश्ते ख़त्म। मैं खुद से और शहर से बातें कर ही रहा था कि इतने में मेरी नज़र सड़क किनारे लगी फूलों की दुकानों पर गई। अरे भैया रोकना ज़रा, ऑटो यहाँ 2 मिनट। मैंने ऑटो से निकलकर फूलों की दुकान पर गया और फूलों पर एक नज़र दौड़ाई। ये रात की रानी के फूल कितने के? उससे मोल भाव करके मैंने कुछ रात की रानी के फूल लिए और वापस ऑटो में बैठ गया। फ़िरोज़ा को बेहद पसंद थे रात की रानी के फूल। ये सोचते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। भैया पहले कब्रिस्तान ले चलो, मैंने ऑटो वाले से कहा। फ़िरोज़ा की कब्र पर फूल चढ़ाने के बाद मैं वहीं पास में ज़मीन पर बैठ गया। इतनी में मेरी नज़र कुछ दूर एक कब्र पर पड़ी, जिस पे एक बुज़ुर्ग आदमी फूल चढ़ा रहा था। उसकी उम्र यूं ही कुछ 70-80 साल रही होगी। उसने भी शायद कोई अपना खोया होगा। ये सोचकर मैंने वापस अपनी नज़रें अपनी मरहूम पत्नी की कब्र की ओर मोड़ ली। थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद मैं वापस होटल चला गया, जहां मेरे रुकने का इंतज़ाम था। अगले दिन काम के लिए निकलने से पहले मैंने फिर फ़िरोज़ा से मिलने का सोचा, तो उसकी पसंद के फूल लिए और फिर से पहुंच गया कब्रिस्तान। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि वो बुज़ुर्ग आज फिर आए हैं, पर आज किसी और कब्र पर फूल चढ़ा रहे हैं। शायद कोई और करीबी भी उनका उसी कब्रिस्तान में दफन था। मैंने आने वाले दिनों में कब्रिस्तान जाने का सिलसिला जारी रखा, और उस बुज़ुर्ग आदमी ने भी। बस अचरज की बात ये थी कि वो हर रोज़ कभी किसी नई तो कभी किसी पुरानी कब्र पर फूल चढ़ा रहे होते थे। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मन में आया कि आज तो जानना है कि आखिर क्यों ऐसा करते हैं। कब्रिस्तान से ही जैसे वो निकले, मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने बाजार की ओर रुख कर लिया और एक होटल के बाहर ज़मीन पर अपना बड़ा सा झोला रख दिया। फिर उन्होंने उस झोले से पहले एक चादर निकाली और उसे बड़े ही करीने से ज़मीन पर बिछा दिया, और फिर उस झोले से निकली ढेर सारी किताबें। किताबों की हालत देखकर लगता था कि सभी पुरानी हैं। उन्होंने उन किताबों को चादरों पर सजा दिया और थोड़ी सी जगह में खुद भी बैठ गए। फिर इत्मीनान से वो बाजार की चहल पहल देखने लगे। मैं बस उनसे थोड़ी दूर पर खड़ा ये सब देख रहा था। इतने में उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने बगैर रुके हुए पूछा, जी हुजूर फरमाए, कोई किताब ढूंढ रहे हैं क्या? जी नहीं, मैंने थोड़ा सकुचाते हुए कहा। दरअसल आपसे कुछ पूछना था। हाँ बताएं, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पिछले कई दिनों से आपको कब्रिस्तान में देख रहा हूँ। आप लगभग हर रोज़ किसी नई कब्र पर फूल चढ़ा रहे होते हैं। बस यही जानना चाह रहा था कि मामला क्या है आखिर। मेरा सवाल सुनते ही पहले वो ज़ोर से हंसे, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, मेरी पुरानी किताबों की ये छोटी सी दुकान है। लोगों को जो किताबें काम की नहीं लगती वो मुझे बेच जाते हैं। मैं इन किताबों को पढ़ता भी हूँ और बेचता भी। आज से कुछ 5 साल पहले की बात है। मुझे कोई एक किताब दे गया था। उसे पढ़ने बैठा तो देखा उसके उम्र दराज पन्नों के बीच एक खत बैठा है। ना खत पर भेजने वाले का नाम और पता था, और ना ही जिसको खत पहुंचना था उसका नाम और पता। खत खोला तो कलेजा भर आया।
कोई अनाथ था जो खुदकुशी करने से पहले ये खत लिख गया था। उसका कोई था नहीं, इसलिए उसे समझ ही नहीं आया कि खत किसको भेजे। कौन है जिसे दुख होगा उसके जाने के बाद। इतना बोलते ही उस आदमी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने एक हाथ से अपना चश्मा हटाया और दूसरे से अपने आंसू साफ करते हुए बोले, हुजूर, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। बस उस दिन कसम सी खा ली कि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। इसलिए कब्रिस्तान में भी जिस कब्र पर कोई फूल चढ़ाने नहीं आता वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ उनसे मिलने। आपको भी देख रहा हूँ मैं पिछले कुछ दिनों से। आप जिस कब्र पर आते हैं वो भी मैं जब से देख रहा हूँ तब से ऐसे ही वीरान रहती है। उनका इतना कहना था और मैंने अपनी आंखों में सालों से कैद आंसू फिर से दबा दिए। अल्लाह आपको रहमत बख्शे, बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं आप। खैर ये बताइए, ये नीली वाली किताब कितने में देंगे? मैंने बातचीत का मुद्दा बदलते हुए कहा। आज ज़्यादा देर मैं अपने आंसू कैद नहीं कर सकता था और एक अनजान के सामने मैं रोना नहीं चाहता था। ये हुजूर, ये 50 की है। उन्होंने किताब मुझे थमाते हुए कहा। मैंने उनसे किताब खरीदी और वापस होटल के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर सोचता रहा कि मैंने कैसे फिरोज़ा को अकेला छोड़ दिया था इस शहर में। अगले दिन कब्रिस्तान जाने से पहले मैंने सोचा कि कल उस बूढ़े आदमी से मैं ढंग से बात भी नहीं कर पाया था। आज फिर मिल आता हूँ। जो थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ पैसे से, उनकी वो भी कर दूंगा। मैं बाजार पहुँचा तो देखा उस आदमी की वो किताबों की दुकान नदारद थी। उनका नाम पता कुछ भी तो नहीं पूछा मैंने कल। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब वो कहीं नहीं दिखे तो मैंने होटल के दरबान से पूछा, कल जो आदमी यहाँ किताबों की दुकान लगाया था, कुछ पता है उनके बारे में, उनका नाम? साहब, उसने मेरी बात बीच में काटते हुए कहा, वो तो कल मर गया साहब। पता नहीं कौन था। कुछ दिनों पहले से ही उसने यहाँ दुकान लगाना शुरू किया था। कल दोपहर में अचानक से उसे दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही मिनटों में मौत। आसपास लोग इकट्ठा हो गए थे। काफ़ी देर बाद कुछ भले लोग आए और उसके शरीर को फिर पास वाले कब्रिस्तान ले गए। मुझसे कुछ बोलते ना बना। मैं कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। जिस दुकान से रोज़ फिरोज़ा के लिए फूल खरीदता था, आज वहाँ से ढेर सारे फूल लिए। कब्रिस्तान पहुंचकर पहले फिरोज़ा की कब्र पर फूल चढ़ाए और फिर हर उस कब्र पर जिस पे फूल नहीं थे। क्या पता इनमें से कौन सी कब्र उस बूढ़े आदमी की थी। मैं मार्च की उस गर्मी में पागलों की तरह कब्रिस्तान में इधर उधर दौड़ रहा था। इस शहर से सारे रिश्ते तोड़ने आया था, पर इतने सारे जुड़ जाएंगे ये नहीं पता था।